जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। आज हम लेकर के आए हैं साइंस से जीके प्रकाश चैप्टर से। ये सारे क्वेश्चन होंगे जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं ये। तो आप इसको एक एक करके देखिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। सामने बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आने वाला है एसएससी जीडी का, उसको ध्यान में रख करके इस वीडियो को हमने बनाया है और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं हम, जिसको आप पढ़ करके अपनी तैयारी में आप चार चांद लगा सकते हैं। तो देखते हैं हम एक एक करके क्वेश्चन, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने इस झा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह के हमसे उम्मीद है, आपको किस तरह से उम्मीद है, तो वो हमें आप ज़रूर बताएं। हम और अच्छा क्वेश्चन और वीडियो लेकर के आएंगे, लगभग हम रोज़ डालते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखें एक एक करके। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं। कहता है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग क्या होता है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश तरंग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो प्रकाश तरंग क्या किस तरह की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन है, किसी अवरोध की ओर किनारे सेट पर प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। किसी अवरोध की ओर, यहाँ पे ओर है, किनारे सेट प्रकाश का मुड़ना, किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है विक्षेपण, दूसरा है विवर्तन, तीसरा है अपवर्तन, चौथा है व्यक्तीकरण। तो इसमें प्रकाश का किसी किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इसे। इंग्लिश में यदि कहें तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, DIFFERACTION, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी किसी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश के विकिरण, प्रकाश का जो रे है, किरण है, उसका प्रकृति कैसा होता है? तरंग एवं कण दोनों के समान, कण के समान, तरंग के समान। और डी ऑप्शन हमारे तरंग और एवं कण दोनों के समान नहीं। तो प्रकाश का विकिरण किस तरह का होता है? तरंग एवं कण दोनों के समान। ये वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो ये दोनों की प्रकृति को शो करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही होगा। ये पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो सी आंसर हमारा सही होगा। अगला है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? स्पीड ऑफ लाइट, ये किसने सबसे प्रथम ज्ञात किया था? आंसर दिया गैलीलियो, न्यूटन, रोमर और मिकेल्सन ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रोमर। तो सी आंसर, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। तो रोमर हमारा सही आंसर होगा। अगला देखें, माध्यम में तापमान में वृद्धि, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, यदि किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे एयर है, एयर एक मीडियम है, इसमें यदि इसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या फिर डायमंड है, तो इसमें इसका टेम्परेचर यदि बढ़ा दें तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें ऑप्शन कहता है बढ़ता है, घटता है, वैसे ही पड़ती रहती है, सहसा गिर जाता है। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? वैसे ही रहती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी आंसर हमारा सही होगा, वैसे ही, यानी प्रकाश के गति पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगने वाला समय है लगभग यहाँ पे 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.5 सेकेंड, 3.6 सेकेंड। सूर्य से प्रकाश की धरती पर पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 सेकेंड इसमें आंसर दिया होता है, 8.5 सेकेंड। वैसे लगता है 8.19 सेकेंड के आसपास लगता है समय। इसमें ऑप्शन हमारा नहीं है, तो 8.5 सेकेंड है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये तो सूर्य की बात रही। यदि चांद से पूछे, चांद से परावर्तित होकर के
उस किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में किरण को कितना समय लगता है? चंद्रमा से यदि बात करें हम यहीं पर, यह भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, चंद्रमा से प्रकाश को पहुंचने में, प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा से। और सूर्य से बात करें यदि ऑप्शन 8.19 का हो, कितना सेकंड का? 8 मिनट 19 सेकंड, यानी कहने का मतलब 8 मिनट 19 सेकंड। तो ये हमारा सही आंसर होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 8.5, तो 8.5 सेकंड, 8.5 सेकंड का। अगला, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर दिया हुआ है वर्णमंडल, किरीट, प्रभामंडल, कोई भाग नहीं, तो किरीट हमारा आंसर होगा। कोरोना यहाँ पर दिखाई देता है। अगला क्या होगा? कहता है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यहाँ पर दिया हुआ अमावस्या, पूर्णिमा, किसी भी दिन, चतुर्थांश, चंद्रमा के दिन। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन, तो अमावस्या हमारा आंसर होगा। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन। यदि यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पूर्णिमा के दिन। यहाँ पर हमारा आंसर सूर्य ग्रहण के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पानी से भरे बर्तन का पेंदी या पेंदी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये हमारा आंसर होगा। रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है, तो बी आंसर हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये दिखाई देता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब हीरे से कांच में हो। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है, इसकी 2 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता हो, यानी सघन माध्यम, इसमें सघन माध्यम जैसे हीरा सघन माध्यम हो गया कांच की अपेक्षा, तो सघन से विरल में। जल से कांच में, जल यहाँ पर विरल हो गया, कांच यहाँ पर सघन हो गया। वायु विरल हो गया, जल सघन हो गया। यहाँ पर वायु विरल माध्यम हो गया, कांच सघन माध्यम हो गया। तो हमने अभी बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब सघन माध्यम से कहाँ जाता है? विरल माध्यम की ओर। सघन माध्यम से, माध्यम ध्यान रखना इस कंसेप्ट को, सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो जाए प्रकाश, विरल माध्यम की ओर, तब क्या होता है? प्रकाश की किरण का गमन हो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, तब वहाँ पर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक इसकी दूसरी शर्तें ये भी है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा हो, तब भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। तो 2 इसके शर्तें हैं, ये दोनों शर्त को जो भी पूरा करता है वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? हीरे से कांच में, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों हीरा ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है? तो ऑप्शन है हमारा परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। चौथा ऑप्शन हमारा डी है, तो ये तो होगा ही नहीं, प्रकीर्णन के कारण। तो सी हमारा आंसर सही होगा, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है? चमकदार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने के कारण, मृग तृष्णा ये किसकी वजह से बनता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विसरण, परावर्तन और अपवर्तन के कारण। तो कहता है यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कहते हैं जो मृग तृष्णा बनने का कारण होता है। तो मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में तो सबको पता है 7 रंग होते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है, इसी से इंद्रधनुष से संबंधित है, कहता है इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन तथा प्रकाश के आंतरिक परावर्तन से। चौथा कहता है प्रकाश के विसरण से। तो इंद्रधनुष बनने के लिए अपवर्तन भी होता है, वहाँ पे प्रकाश का आंतरिक परावर्तन से भी होता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। यदि ये वीडियो पसंद आता हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा,
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हमारा हौसला बने और हम और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएँ वीडियो के माध्यम से, जिससे आपकी तैयारी में कोई कसर न रह जाए। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके भी वीडियो पर कमेंट करके भी हमें बताएं ताकि हम आगे और अच्छा क्वेश्चन लाएं। हम हर एक कमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और उसको हम बड़े गंभीरता से लेते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख करके आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? प्रकाश क्यों फैलता है? तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, दूसरा ऑप्शन है धूलकण की वजह से, तीसरा है हीलियम की वजह से, चौथा है जलवाष्प की वजह से। तो ये हो जाएगा धूलकण की वजह से। वायुमंडल में धूलकण डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है जिसकी वजह से ये क्या होता है, विसरित हो जाता है। तो हमारा आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यदि कोई स्पेस में जाए और वहाँ से आकाश को देखे तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देता है। जब हम यहाँ से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री यदि ऊपर जाता है तो वहाँ से यदि आकाश को देखता है तो पूरा अंधेरा होता है, काला दिखाई देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा हो जाएगा, काला। अगला है अस्त होते समय यानी सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? लाल, सूर्य का लाल रंग क्यों होता है, फैल जाता है पूरा? तो इसमें पहला है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना किसकी वजह से होता है? प्रकीर्णन के कारण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 17 का बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोटर कार में पश्च दृश्य मतलब पिछला दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो मोटर कार का जो साइड मिरर होता है उसी से हम पिछला दृश्य देखते हैं। पीछे कोई गाड़ी आ रही है या फिर पीछे का कोई क्या हमारे पीछे क्या है उस चीज़ को देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन है हमारा समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण हमारा आंसर होगा, यानी कन्वेक्स मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कन्वेक्स इंग्लिश में यदि करें कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर का MIRROR मिरर का प्रयोग करते हैं जो हम साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला है दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। डेंटिस्ट लोग एक मिरर यूज करते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और बेलनाकार दर्पण। तो दांत के डॉक्टर लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं इंटरनल पार्ट देखने के लिए? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो हमारा बी आंसर सही होगा। अगला है मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो कैसा बनता है? ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। तो हमारी आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने हो तो दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो कहता है समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण के बीच में कितना डिग्री का कोण बने कि 3 प्रतिबिंब मिले। तो एक फार्मूला होता है इसमें 360/θ-1, यानी एंगल पर कितने एंगल पे रखें। यदि 90 डिग्री पे रखते हैं तो 360/90 -1, इसको काट देते हैं तो 4 घटे 1 यानी 3 प्रतिबिंब। 3 प्रतिबिंब किस स्थिति में बनेगा? जब 90 डिग्री पे रखें। यदि हम 60 डिग्री पे रख देते हैं 2 मिरर को, एक प्लेन मिरर ऐसे है और दूसरा 60 डिग्री पे इसको अरेंज करके रख देते हैं ऐसे, तब कोई वस्तु यहाँ पे रखे तो इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 360/θ-1। तो 360 में 60 से डिवाइड करो, -1, 60 से काटो, 36, 6 में से 1 यानी 5 प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहाँ पर कहता है 3 प्रतिबिंब लेना है। तो 3 प्रतिबिंब कैसे होगा? तो 90 डिग्री के एंगल पे यदि रखें, परपेंडिकुलर रखें, एक मिरर के ऊपर दूसरा मिरर ऐसे प्रतिबिंब, तो हमारा कितना बनेगा प्रतिबिंब? तो 3 प्रतिबिंब इसका बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है अब उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो कहता है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ये क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजन वाला है, इसको आप गौर से देखना। पानी के अंदर हवा का बुलबुला देखने में उत्तल लेंस जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसका व्यवहार कैसा होता है?
अवतल लेंस जैसा, तो यहाँ पर किस तरह काम करेगा, व्यवहार मतलब काम करेगा। तो अवतल लेंस जैसा देखने में उत्तल लेंस जैसा होता है, पानी का बुलबुला हवा में, हवा का बुलबुला पानी में उत्तल लेंस जैसा होता है, दिखता है, लेकिन काम कैसा करता है, अवतल लेंस जैसा। तो यहाँ पर कहते हैं काम करेगा यानी अवतल लेंस जैसा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता को हम किस चीज़ में नापते हैं, ऑप्टर, डायोप्टर, ल्यूमेन और लक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, डायोप्टर। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में नापते हैं, तो बी हमारा आंसर होगा। अगला कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। कौन सा रंग, वर्ण मतलब यहाँ पे कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लाल, बैगनी, पीला, आसमानी। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्सन होता है वो किसका होता है, बैगनी कलर का। तो बैगनी हमारा आंसर होगा। जैसे आप पहले भी जानते हैं कि बैगनी, वॉयलेट, विब्रियोर एक होता है जिसमें बैगनी पहले आएगा, सबसे ज़्यादा विचलन इसी का होता है, बैगनी का। उसके बाद जामुनी रंग, इंडिगो, जामुनी। उसके बाद हम नीला कहते हैं, ये इसी ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, नीला, फिर हरा, फिर पीला। इस तरह से इसका डिस्पर्सन है, पीला, उसके बाद नारंगी और फिर लास्ट में लाल। यानी सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का होता है। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम विचलन किसका होता है, विचलित कौन होता है, तो लाल, सबसे लास्ट में लाल आता है। तो लाल का विचलन क्या होता है, सबसे कम, डिस्पर्सन सबसे कम लाल का होता है और बैगनी का सबसे ज़्यादा। हमारा आंसर यहाँ पर बी होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम किसका होता है, जिसका विचलन सबसे कम होगा, तरंग दैर्घ्य उसका सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर विचलन सबसे कम देखा हमने पिछले क्वेश्चन में लाल का, तो तरंग दैर्घ्य लाल का ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाल, डी। अगला कहता है सूरज की किरणों में कितने रंग होते हैं। तभी देखा आपने व्हाइट लाइट कितने रंगों से बने होते हैं, 7। तो 7 कलर यहाँ पर हो जाएगा। सूरज की प्रकाश किरणों में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। अब कहते हैं 3 मूल रंग हैं, ये हैं 3 मूल रंग कौन कौन होते हैं, 3 फंडामेंटल कलर कौन कौन होते हैं। तो 3 फंडामेंटल कलर होते हैं, नीला, नीला, लाल और हरा, हरा। ये 3 फंडामेंटल कलर होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा नीला, हरा और लाल, ये हमारा फंडामेंटल कलर है। तो ये मूल रंग है हमारे 3। इसी को मिला करके हम और भी कोई कलर लेते हैं, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है। कैमरे में हम किस तरह का लेंस इस्तेमाल करते हैं। पहला है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है वर्तुलाकार और चौथा है समान मोटाई का। तो कैमरे में हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ये आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है नेत्रदाता में दाता की आँख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है। कोई आँख दान करता है, नेत्र दान करता है, तो उसके किस हिस्से को लगाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। तो पहला है कॉर्निया, दूसरा है लेंस, तीसरा है रेटिना या फिर पूरी आँख को ही बदल दिया जाता है। तो जब भी कभी डॉक्टर आँख का ऑपरेशन करता है, आँख में बदलने की बात आती है, तो कॉर्निया को चेंज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है बुढ़ापे की दूरदृष्टि वह खराबी होती है जिसमें लेंस क्या करता है, अपनी प्रत्यास्था खो देता है, इलास्टिसिटी खो देता है, अधिक पारदर्शी हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। तो कहता है बुढ़ापे में दूरदृष्टि के लिए में कौन सी खराबी होती है, तो बहुत अधिक छोटा हो जाता है लेंस। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कहते हैं वर्धांतता को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। वर्धांतता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। तो कहता है कलर ब्लाइंडनेस, पहला है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो कलर ब्लाइंड को किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। ये जन्मजात बीमारी होती है जिसमें लाल और हरा में पहचान नहीं हो पाता है। लाल और हरा की पहचान वर्धांत लोग नहीं कर पाते हैं, कलर ब्लाइंड लोग। तो लाल और हरा इसकी पहचान वो नहीं कर पाते हैं, हरा में पहचान नहीं कर पाते। तो इनमें से कोई नहीं, यानी वर्धांतता का किसी भी लेंस के द्वारा इलाज नहीं किया जा सकता है। तो डी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। तो दूरदृष्टि जिसको हो जाए हाइपरमेट्रोपिया, तो उसके लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ अवतल, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण।
तो देखो दूर दृष्टि की दूर करने के लिए इसको सही करने के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो देखो दूर से ये दो वर्ण का है दूर, तो उत्तल लेंस 3 वाला लगाओ। यदि निकट दृष्टि दोष पूछे तो अवतल लेंस का, तो यहाँ पर दूर दृष्टि के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। याद रखने के लिए आप देख सकते हैं 2 3, दूर में कितना है 2 वर्ण हैं, द और र 2 हैं, और उत्तल में कितने हैं 3। तो याद रखें 2 3 याद रखने के लिए। और दूर दृष्टि का निकट दृष्टि दोष का पूछे निकट वाले का, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अवतल देखो इसमें 3 है तो 3 4, 3 से 4, और यहाँ पर 2 से 3। याद रखें दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूर दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। आंसर सी आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है मायोपिया से क्या तात्पर्य। तब मायोपिया किसको कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको हम कहते हैं। तो हमारा बी आंसर यहाँ पर देखते ही मिल जाएगा आपको। निकट दृष्टि दोष एक दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ये कलर ब्लाइंड हो गया। ये रतौंधी जिसको आप नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। वरदानता भी बताया मैंने, कलर ब्लाइंड। ये हो गया लॉन्ग साइटेडनेस, ये हो गया शॉर्ट साइटेडनेस जिसको हम मायोपिया कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है निकट दृष्टि से सही की जा सकती है। अभी मैंने बताया निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 वर्ण है, 1 2 3। तो 3 को बताया मैंने, 4 से कर लेना निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से। तो ये हमारा बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। तो पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। पहला है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है विवर्तन है, और एक चौथा है व्यक्तीकरण। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें प्रकाश पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपवर्तन की वजह से। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब की गहराई क्या होती है, कम दिखाई देने लगती है। तो बी हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आज कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो झा एग्ज़ाम पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके हमें बताएं, दोस्तों में शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।